हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 20, 21 और 22 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। 3 दिनों का है तो थोड़ा लंबा ये वीडियो होगा, ज़्यादा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट उनको 60 साल में पहली बार अमेरिकी व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, तो उनका नाम बताएं। देखिए, ये जो न्यूज़ है वो दुनिया भर के जो अखबार हैं बड़े बड़े, उन सब की सुर्खियाँ हैं। आंसर होगा डॉक्टर लोबसांग सांगे। ओके, तिब्बत की निर्वासित सरकार है, उसका मुख्यालय है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ओके, तिब्बत में चूँकि चीन का कब्जा है तो वहाँ के बहुत सारे लोग दलाई लामा सहित धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं पर निर्वासित सरकार है। ओके, तो उनको जो है दूसरी बार चुना गया था और उनको वहाँ का प्रधानमंत्री भी माना जाता है। 2011 में वो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है, और पिछले 6 दशकों में ये पहली बार है जब अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस में प्रवेश मिला है। उससे पहले प्रवेश नहीं दिया जाता था क्योंकि अमेरिकी जो सरकार है वो तिब्बती सरकार के निर्वासन की वो मान्यता नहीं देती थी। चीन के दबाव में एक तरह से अमेरिका मान लेता था कि ठीक है, तिब्बत जो है वो चीन के कब्जे में है। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का जो रुख है वो बदल रहा है। ओके, और ऐसा किया गया है पिछले 60 साल में पहली बार। ओके, और इसे देखने को मिलेगा कि अमेरिका और चीन के बीच में जो नाराज़गी है वो और बढ़ सकती है। चीन जो है अमेरिका पर ये आरोप लगाता रहा है कि वो वहाँ का जो हालात हैं तिब्बत के, उसमें अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ओके, और तिब्बत का जो प्रशासन है, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन जो कि निर्वासित सरकार का है, उसने ये बयान जारी करके कहा है कि तिब्बती मामलों के लिए जो अमेरिका के नवनियुक्त विशेष समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं रॉबर्ट डेस्ट्रो, तो उन्हीं के आमंत्रण पर वो व्हाइट हाउस गए थे। तो ये एक बड़ी बात है। और एक तरह से देखें अगर हम कि भारत और चीन के बीच जो टेंशन चल रहा है उसके बीच में ये एक चीन के लिए सिरदर्द की बात देखने को मिल रही है। ओके, तिब्बत के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि तिब्बत को चीन ने 1951 में अपने कंट्रोल में ले लिया था और 1959 में चीन के खिलाफ वहाँ पर एक विद्रोह की कोशिश हुई थी और नाकाम हुआ। और 14वें जो दलाई लामा हैं जो अभी भी हैं, उनको तिब्बत छोड़ के भारत में शरण लेनी पड़ी थी। और भारत में धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश का जो जगह है धर्मशाला, वहाँ पर निर्वासित सरकार का गठन किया गया था। मूलतः बौद्ध धर्म को मानने वाले ये लोग हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और मुझे लगा कि थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन 2 झीलों को नवंबर 2020 में वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। 2 झील कौन से? नवंबर की बात हो रही। आंसर होगा लोनार झील और कीठम झील। ओके, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और कीठम झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में। तो देखिए, नवंबर 2020 तक देश में कुल जो टोटल रामसर साइट हैं कितने हैं? गई है। ये मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा दे रहा हूँ मैं। ओके, और उसके बारे में मैं बताऊँगा कौन कौन से कहाँ पर है। तो ये रामसर साइट क्यों कहा जाता है, रामसर नाम क्यों है? देखिए, रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है और वहीं पर 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमि समझौता हुआ था और दुनिया के बहुत सारे देशों ने उस पर सिग्नेचर किए थे। इसलिए इसको रामसर संधि कहा जाता है। और इसलिए जो भी उससे रिलेटेड वेटलैंड से एक क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया में फिट रहता है कोई भी जो वेटलैंड है, वो वेटलैंड उसको कहते हैं जहाँ पर थोड़ी नमी हो, दलदल हो, थोड़ा पानी हो, वहाँ पर पक्षियों के बैठने की जगह हो। ओके, तो ऐसे जगहों को ये वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, और भारत ने इस संधि पर 1982 में सिग्नेचर किया था
और इसके लिए भारत में जो नोडल एजेंसी है वो केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो वही जो है इसको कंट्रोल करता देखता है। तो अब देख लेते हैं लोनार झील के बारे में, कहाँ पर है, कैसे है। ओके, तो ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है और मुंबई से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है। खारे पानी की झील है। कैसे बना लोनार झील, एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं मेरे बगल में और सामने है प्यारा भारत। ओके, और इसी में जब हम महाराष्ट्र में चलेंगे बुलढाणा जिले में, तो ये सामने रहा आपका ओके लोनार झील, ये रही झील। और इस झील का जो निर्माण है वो 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड आया और टकरा गया, उसकी वजह से यहाँ पर जो है गड्ढा हुआ बहुत बड़ा। और उस उल्का पिंड का जो वजन है वो अभी माना जा रहा है कि करीब 10 लाख टन था, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा बना और ये झील बन गई। 1.85 किलोमीटर व्यास की में ये जो झील है वो फैली हुई है। गहराई 500 फीट तक है। पानी खारा है और 1 मीटर नीचे तक ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नहीं मिलती 1 मीटर नीचे पानी के। ओके, और लोनार झील जो है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का और रिसर्च का एक सब्जेक्ट रहा है और बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। और राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर भारत सरकार के द्वारा है ये। और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, पिछले साल की है, उसके अनुसार आप मेरे बगल में देख रहे हैं, तो IIT बॉम्बे ने 2019 में एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसमें क्या था कि लोनार झील जो है उसमें जो मौजूद मिनरल हैं वो चांद की चट्टानों में जो मौजूद खनिज है उसके समान है। अभी हाल ही में जून 2020 में इसका रंग जो है गुलाबी हो गया था, बाद में पता चला कि बैक्टीरिया की वजह से इसका कलर ऐसा हुआ है। तो ये रामसर साइट में शामिल हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल मैंने बताया। अब मैं आपको बता दूं कीठम झील के बारे में। तो वर्ल्ड मैप आप देख ही रहे हैं और सामने प्यारा भारत है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश चलेंगे और वहाँ आगरा में, तो आगरा में ये रही कीठम झील। ओके, मैप में ये जो है इसको सूर सरोवर पक्षी विहार भी कहते हैं और यहाँ पर भालू संरक्षण केंद्र भी है और 200 से ज़्यादा भालू वहाँ रहते हैं एक अलग जगह पे। और यहाँ पर चिड़ियों की बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं, करीब 222 प्रजातियाँ हैं। 229 प्रजातियों के पौधे हैं, 7 प्रजाति के कछुए हैं, सांपों की 15 प्रजातियाँ हैं और बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। और इसी जगह के पास सूरदास की जन्मस्थल भी माना जाता है। ओके, तो ये दो हैं जो साइट अब रामसर साइट में शामिल हो गए, लोनार झील और कीठम झील। ओके, और तो अब जो टोटल हो गए हैं 39। तो मेरे बगल में अब इंडिया का मैप देख रहे हैं, उसमें जो भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब जो रेड निशान है वो सब रामसर साइट है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से नाम हैं। तो ढेर सारे नाम हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल जो है वो अपने जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने PDF में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब पूरा डिटेल साइट है उन सब के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जो एनवायरनमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है तमाम एग्जामिनेशन में, चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट PSC हो, चाहे SSC हो, मतलब हर जगह आजकल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइवेट कंपनी SpaceX ने नवंबर 2020 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को किस रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? आंसर होगा फाल्कन। ओके, और ये रॉकेट जो है 16 नवंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी इसने। आप मेरे बगल में वीडियो भी देख रहे हैं। और करीब 27 घंटे की यात्रा हुई, उसके बाद 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं यानी अंतरिक्ष यात्री वो ISS पहुँचे हैं सुरक्षित रूप से। ओके, और फाल्कन जो रॉकेट है उसका क्रू ड्रैगन कैप्सूल था, कैप्सूल भी आप देख रहे हैं। तो इसी में बैठकर चारों अंतरिक्ष यात्री गए वहाँ पर और इस कैप्सूल का नाम दिया गया था रेजिलियंस। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और कुछ महीने पहले भी अभी हाल ही में SpaceX ने
2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजा था और वहाँ से नीचे लाया था अंतरिक्ष से धरती पर। तो ऐसा करने वाली एकमात्र निजी यानी प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स। ओके, और इसके CEO कौन है? एलन मस्क। ओके, देखिए अमेरिका जो है उससे पहले बीच में रूस का जो एक सोयूज रॉकेट है उस पर निर्भर करता था। रूस 1 दशक से नासा को सुविधा देता था, नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उससे जाते थे। लेकिन अब स्पेस एक्स जो अमेरिकी कंपनी है वो खुद नासा के अंतरिक्ष यात्री और अब तो जापान के भी एक अंतरिक्ष यात्री को ISS पर पहुंचाया उसने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स है, MCQ है, PDF आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख लेना। ओके, जैसे मैं बताता हूँ डिटेल में ऐसे ही उसमें भी PDF में नोट्स लिखा हुआ है, MCQ है ही। ओके, और 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 77वां। ओके, भारत की रैंकिंग 77th है और इस लिस्ट में भारत को 45 स्कोर मिले हैं। पिछले साल की बात करें तो रैंकिंग थी 78th और इस बार 77th रैंकिंग हुई है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और भारत जो है अपने पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस किया भारत ने, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल की अगर तुलना करें तो। ठीक है, और सबसे कम जो रिश्वतखोरी है वो डेनमार्क है, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। ओके, और ये जो इंडेक्स है वो ट्रेस इंटरनेशनल एक संगठन है उसके द्वारा जारी होता है और ये एंटी रिश्वत मानक सेटिंग संगठन है और 194 कंट्रियों के जो स्थिति है उसको बताता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? आंसर होगा जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है 19 नवंबर को। ओके, क्या काम होता है प्रोटेम स्पीकर का? देखिए, जब विधानसभा जब चुनाव हो जाता है और विधायक चुने जाते हैं या ऐसी स्थिति संसद में भी होती है, लोकसभा में भी होती है, तो जब मान लो विधायक चुने गए तो उनको शपथ दिलाने के लिए और विधानसभा का जो स्पीकर है उसके चयन का जो जिम्मेदारी होती है टोटल निगरानी की, वो होती है प्रोटेम स्पीकर की। तो बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, उन्होंने पटना में राजभवन में उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है और अब विधानसभा के सत्र के पहले दिन जो नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएंगे, मतलब सभी सदस्य तो नवनिर्वाचित ही हो गए और उनकी अगुवाई में अब नया स्पीकर का चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कथा साहित्य के लिए यानी फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किस लेखक को मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका डगलस स्टुअर्ट। ओके, नाम ध्यान रखना आप। और उनका जो पहला उपन्यास है आप मेरे बगल में देख रहे हैं, तो इसी के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। स्कॉटिश लेखक हैं वो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस वर्ष होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है? कोविड-19 की वजह से। आंसर होगा ईयर 2021। ठीक है, देखिए ये जो वर्ल्ड कप है अंडर 17 उसका आयोजन इसी साल यानी नवंबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की ओर देखते हुए फीफा ने ये तय किया कि 2021 में फरवरी मार्च में हम इसको करते हैं, उस वक्त के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि 2021 वाला भी जो होना था उसको भी रद्द कर दिया जाए और 2022 का होगा वर्ल्ड कप, उसकी जिम्मेदारी मेजबानी भारत को सौंपी गई है। फीफा की बात हो रही है, मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में बन रही है? कहाँ पर? आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, ये मिल जो है महाराष्ट्र के परभानी जिले में स्थापित की जानी है। ओके, और ये सौर ऊर्जा से पूरा का पूरा
काम होगा। एक ये पॉजिटिव बात देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राजधानी क्या है? मुंबई, जानते ही हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपया पहले जुर्माना था, उसको 1000 रुपये किया गया था, फिर अब 2000 रुपये कर दिए गए हैं। देखिए, दिल्ली में ये देखने को मिल रहा है कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसी वजह से 19 नवंबर को जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये ऐलान किया है। तो दिल्ली की बात हो रही है, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व दर्शन दिवस यानी वर्ल्ड फिलोसफी डे ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा नवंबर के तीसरे गुरुवार को, ठीक है। और 2020 में ये दिन 19 नवंबर को हुआ है, ठीक है। 2005 में ये तय हुआ था कि ये दिवस मनाया जाए और हर साल ये मनाया जाता है दर्शन यानी फिलॉसफी को लेकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे। आंसर होगा 19 नवंबर, ओके। ये 2001 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी विश्व शौचालय संगठन की ओर से और ये लगातार मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसके लिए कहा कि ये मनाया जाना चाहिए। 2020 की थीम क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रिकेटर हैं सुदीप त्यागी, तो उन्होंने नवंबर 2020 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? आंसर होगा सभी फॉर्मेट, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। देखिए, सुदीप त्यागी ने 4 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे और IPL में भी उन्होंने खेलने का काम खेला था उन्होंने, ओके। और डेब्यू जो उन्होंने किया था श्रीलंका के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एपिलेप्सी डे। आंसर का इसका 17 नवंबर, ओके। हर साल मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्नाटक सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर होगा सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ओके। केंद्र सरकार की तरफ से इसका नाम बदलने के नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ओके। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, लेकिन उस समय स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इसके बारे में जानकारी गई थी, तो अब ये नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्नाटक कैबिनेट ने किस नगर को 31वां जिला बनाने की मंजूरी दी है? आंसर होगा विजयनगर। विजयनगर को ये दिया गया और स्टेट कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए 14 से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह देखरेख के दौरान वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है? 2 योजनाओं को। आंसर होगा राजस्थान, ओके। और इसकी जो शुरुआत है वो नेहरू बाल संरक्षण कोष के द्वारा की गई है। घोषणा जो है राज्य सरकार ने बजट के समय की थी, लेकिन अब इन योजनाओं को शुरू किया गया है। राजस्थान की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मत्स्य दिवस ये कब मनाया जाता है? कई लोग मत्स्य को मत्स्य बोल देते हैं, तो इसका सही उच्चारण होगा मत्स्य, ओके। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 नवंबर, ओके। 21 नवंबर को मनाया जाता है और 2020 में ये 4था ये दिवस मनाया जा रहा है इस रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, विश्व टेलीविज़न दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस, आंसर होगा इसका 21 नवंबर, ओके। 21 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है दिवस, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 19 नवंबर, ओके। उनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1917 को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ओके।
पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। और जो करंट अफेयर्स है 2020 का जनवरी से अक्टूबर तक का, वो अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। और हाँ, अभी जो आपने वीडियो देखा 3 दिनों का करंट अफेयर्स, उसका फ्री PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, और डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ओके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।